हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मार्क्सवाद। आज हम मार्क्सवाद पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आपकी नेट की जो एग्ज़ाम है उसकी बहुत जल्दी वो होने वाला है, फॉर्म भी आ चुका है। तो अब इस समय आप सभी के पास बहुत कम टाइम है, रिवीजन टाइम है, समझ लीजिए 2 मंथ। तो जल्दी जल्दी आप अपने सारी क्लासेस को जल्दी जल्दी कवर करिए, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिए। हर किसी का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, मार्क्सवाद पे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले आपको समाजवाद बताया था, मार्क्सवाद का मतलब क्या है? मार्क्सवाद का मतलब है मार्क्स के विचार, कार्ल मार्क्स के विचार। मार्क्सवाद केवल मार्क्स का विचार ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ है। स्टूडेंट, मार्क्सवाद में फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, कार्ल ट्रांटस्की, जोसेफ बी स्टॉलिन, माओ त्से तुंग, एंटोनियो ग्राम्सी, जॉर्ज ल्यूकॉच, थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हारबाइमर, लुई आल्थ्यूज़र, एरिक फ्रॉम, फ्रांज फैनन, चे गुएवारा, हर्बर्ट मार्केस, यूग्रेन हैबरभास, जॉर्ज सिमेल, इन सभी के विचारों को रखा जाता है। फिर भी मार्क्स का विचार मार्क्सवाद की बुनियाद जरूर है। स्टूडेंट, मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा का नाम है जो सामाजिक जीवन में ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों में समानता चाहता है और मनुष्य के शोषण को खत्म करके जुल्म और वर्ग को मिटाकर शोषण रहित, जुल्म रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना करना चाहता है। यानी कि मार्क्सवाद सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ एक जंग है। ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच एक दीवार के रूप में खड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना चाहता है, क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार तमाम समस्याओं की जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट, मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था के इस प्रचलन को तोड़ देना चाहता है जहाँ एक हाथ में पूंजी का अपार संग्रह है और दूसरे हाथ को 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। स्टूडेंट, मार्क्सवाद ये नहीं चाहता है कि मुट्ठी भर लोग बगैर मेहनत किए ही अय्याशी करें और दूसरी ओर बहुसंख्यक वर्ग एक एक रोटी के लिए मोहताज रहे। तो इस तरीके से क्लियर है कि मार्क्सवाद ये नहीं देखना चाहता कि कोई खाते खाते मरे, कोई खाए बगैर मरे। मार्क्सवाद सामाजिक असामान्यता से काफ़ी खिन्न है। वो समाज की इस विडंबता को देखना पसंद नहीं करता कि एक जूता बनाने वाला नंगे पैर रहे, मकान बनाने वाले खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हो और वस्त्र बुनने वाले ही निर्वस्त्र हैं। मार्क्सवाद खुद में एक विज्ञान है और वो इसलिए है कि सामाजिक परिवर्तन और बेहतर समाज के लिए वो वैज्ञानिक उपाय सुझाते हैं। स्टूडेंट, मार्क्सवाद हिंसात्मक और शांतिपूर्ण परिवर्तन की बात करने वाली एक विचारधारा है। मार्क्सवाद मेहनतकश, गरीब, बेबस, बुद्धिजीवी, प्रतिभावान, न्यायी, ईमानदार और नैतिक लोगों की विचारधारा है। मार्क्सवाद गरीबों के लिए खुशहाली और पूंजीपतियों के लिए काल का दर्शन है। स्टूडेंट, हम मार्क्सवाद की अगर बात करें तो मार्क्सवाद जाति, धर्म, रंग, रूप, वेश, भाषा संबंधी विभेद को समाप्त कर सभी के लिए समान इज्जत प्रतिमान की बात करने वाली एक सामाजिक और मनोवोचित मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। मार्क्सवाद की नज़र में व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसका उद्देश्य सामाजिकता को प्राप्त करना है। स्टूडेंट, मार्क्सवाद व्यक्ति और समाज के घनिष्ठ संबंधों को बेहतर समाज के लिए अनिवार्य मानता है। मार्क्सवाद लिंग आधारित विभेद को भी मिटा देना चाहता है। स्टूडेंट, मार्क्सवाद हक हकूक़ की लड़ाई है। मार्क्सवाद अपने हक के लिए किसी भी सीमा तक जाने की छूट देता है। वो इस पूंजीवादी झांसे से दबे कुचले सर्वहारा को मुक्त करा देना चाहता है कि गरीबी ईश्वर की देन है। वो गरीबों को इस हकीकत से परिचित करा देना चाहता है कि उनकी गरीबी ईश्वरीय नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। तो इस तरीके से मार्क्सवाद मात्र विचारधारा, विज्ञान या आंदोलन ही नहीं, जीवन पद्धति भी है। इसे सोचने और कार्य करने के ढंग के रूप में भी लिया जा सकता है। जिस व्यक्ति के व्यवहार में नैतिकता, सामाजिकता, न्यायप्रियता, स्वतंत्रता, समानता जैसे लक्षण दिखाई दें तो उस व्यक्ति के व्यवहार को मार्क्सवादी व्यवहार कहा जा सकता है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे परंपरागत और जो समसामयिक मार्क्सवाद है
वो क्या है, इन दोनों के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्क्सवाद के टॉपिक पे आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज दे सके, जिससे आपको समझ में आए और आप अपने एग्ज़ाम में आए हुए हर क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लें। स्टूडेंट, हमारी ऑफलाइन क्लास भी आपके लिए है। आप घर बैठे कहीं से भी घर बैठे हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल्स, नोट्स भी मिलते हैं। और मैं स्पेशली उन गर्ल्स से कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी ये क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए ही हैं जो हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रही हैं, जिनके आसपास कोचिंग की सुविधा नहीं है, तो वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि कांटेक्ट डिटेल जो है वो हमने स्क्रीन पे भी दिखा रखा है और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, इन सभी चीज़ों के लिए आप हमसे कॉल करिए, कांटेक्ट करिए और हम आप सभी की पूरी हेल्प करेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकें। चलिए अब बात करते हैं परंपरागत और समसामयिक मार्क्सवाद की। स्टूडेंट, मार्क्स के जो पहले विचारक थे उसमें टॉमस मूर, मोरेली, जेरार्ड विंस्टेली, जॉन मेले, ग्राख एटरजेन, क्लॉड, हेनरी द रुबोए, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवन के नाम सबसे ज़्यादा प्रमुख है। स्टूडेंट, इन लोगों ने भी समाजवादी व्यवस्था की हिमायत की, लेकिन ये व्यवस्था किस रूप में और कैसे लागू हो, इसके संबंध में वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं दिया। ये विचारक स्वप्नदर्शी समाजवादी या पूर्ववर्ती मार्क्सवादी कहे जाते हैं। इससे पहले हमने जो हमारी क्लास है आप ज़रूर देखिएगा, समाजवाद, उसमें हमने स्वप्नदर्शी समाजवाद का विस्तार से वर्णन किया है। स्टूडेंट, वैज्ञानिक समाजवाद की शुरुआत कार्ल मार्क्स और एंजल्स के विचार से शुरू होती है और लेनिन, स्टालिन, माओ से होते हुए थियोडोर एडोर्नो, लुई ऑल्थ्यूज़र, फ्रांज फैनन, चे गेवारा, हर्बर्ट मार्क्यूज के विचार तक इनमें समाहित हो जाते हैं। मार्क्स के द्वारा जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए लेनिन ने थोड़ा बहुत बदलाव किया, लेकिन मार्क्सवाद में एक व्यापक बदलाव थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हाईबाइमर, लुई ऑल्थ्यूज़र, हर्बर्ट मार्क्यूज जैसे विचारकों द्वारा किया गया, जिसे ही समसामयिक मार्क्सवाद कहते हैं। इस तरीके से क्लियर है कि मार्क्स जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और जिनके द्वारा समर्थन किया जाता है उन विचारों को परंपरागत मार्क्सवाद और बाद में जो संशोधन किया जाता है वो समसामयिक मार्क्सवाद है। स्टूडेंट, हम ये भी कह सकते हैं कि विकासवादी समाजवाद, लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव, माओ और यूरोपीय साम्यवादियों ने मार्क्स की कल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए समसामयिक उदारवादी मुकाबले को कमजोर करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत में व्यापक और विभिन्न प्रकार के संशोधन करके मार्क्सवादी अवधारणा में गतिशीलता और लचीलापन लाया है। स्टूडेंट, इन्हें आधुनिक मार्क्सवाद की संज्ञा दी जाती है। ये वास्तविकता और भी जरूरी है कि समय और परिस्थिति के अनुसार विचारधारा में परिवर्तन होते रहना चाहिए। विचारधारा के स्थायी अस्तित्व के लिए ऐसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, मार्क्सवाद जिस रूप में पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ता है वैसी लड़ाई समाजवादी व्यवस्था में नहीं लड़ता, और मार्क्सवादी लक्ष्य साम्यवाद में तो मार्क्सवाद का स्वरूप ही बदल जाता है। इस तरीके से हम मार्क्सवाद को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए इनके जो सिद्धांत हैं और जो इनकी जो आगे की सोच है, जो विचारधारा, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम अब बात करते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत की, जिसके अंतर्गत हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, क्रांति और सामाजिक परिवर्तन, अतिरिक्त मूल के सिद्धांत, अलगाव के सिद्धांत, इन सभी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम आपको राज्य का सिद्धांत भी बताएंगे। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट जो है वो भी हमने दे रखा है, आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इनके सिद्धांत में अगर हम बात करें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात जरूर करेंगे। स्टूडेंट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी सिद्धांत का आधार है। जैसे कि आपको पता है ये दो शब्दों से बना है, द्वंद्वात्मक प्लस भौतिकता। तो द्वंद्वात्मक का क्या अर्थ होता है? वाद विवाद करना।
वाद विवाद में एक दूसरे का विरोध होता है, इसलिए इसे द्वंद्व कहा जाता है। स्टूडेंट, द्वंद्वात्मक के साथ भौतिकवाद जुड़ा हुआ है, जो सृष्टि के विकास का मूल कारण है। भौतिकता या पदार्थ के कारण ही प्रकृति में किसी प्रकार का बदलाव होता है और इसी तत्व को मानने वाले सिद्धांत को भौतिकवाद कहा जाता है। भौतिक पदार्थ जैसे पत्थर, मकान, सड़क, किताब आदि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और ये सत्य है। हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता, असत्य है, जैसे ईश्वर। तो स्टूडेंट, पदार्थ में गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, संबंधता और आंतरिक विरोध जैसे गुण होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण द्वंद्वात्मक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हीगल से प्रभावित होते हुए मार्क्स कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक ढंग से वाद, प्रतिवाद और संवाद में चलती रहती है और समाज एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता रहता है। भले ही विकास क्रम टेढ़ा मेढ़ा और विरोधमय हो, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। स्टूडेंट, मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक समाज सोपान दर सोपान वाद, प्रतिवाद, संवाद की प्रक्रिया से गुजरता है और इस प्रक्रिया में पदार्थ की भूमिका होती है। पूंजीवादी समाज में दो वर्ग, जैसा कि आपको पता है वो दो वर्ग हैं, सर्वहारा और बुजुर्वा होते हैं। उनमें प्रतिवाद की अवस्था में हिंसा होती है और संवाद की अवस्था में सर्वहारा के विजय के बाद खुशहाल समाज स्थापित होता है। स्टूडेंट, द्वंद्वात्मक या वाद प्रतिवाद संवाद को समझने के लिए एक बहुत ही साधारण उदाहरण दिया जा सकता है। माँ का गर्भवती होना वाद है, प्रसव पीड़ा प्रतिवाद है, जो माँ के लिए दुखदायी होता है, लेकिन माँ संतान प्राप्त यानी संवाद के लिए प्रसव पीड़ा यानी प्रतिवाद की अवस्था को सहन करती है। ठीक इसी तरीके से प्रतिवाद की अवस्था में समाज में खूनी क्रांति होती है, जिसे संवाद यानी बेहतर समाज के लिए आवश्यक एक शुभ संकेत ही कहा जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध में मार्क्सवाद की जो दो अवधारणाएं हैं, यानी कि परंपरागत मार्क्सवाद और आधुनिक मार्क्सवाद, वे इस बात पर एक मत हैं कि मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास का आधार द्वंद्व एवं पदार्थ ही है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर मार्क्सवाद का, जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इससे भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट, हमारा फेसबुक ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे टिप्स भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलने वाली है। हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दिए हैं। चलिए बात करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की। स्टूडेंट, मार्क्स का मानना है कि दुनिया के तमाम इतिहास को जानने के लिए भौतिकवादी आधार का प्रयोग किया जा सकता है। आज समाज जिस काल में पहुंचा है, उसके पहले बहुत सारे चरण या काल गुजर चुके हैं। स्टूडेंट, मार्क्स ने कहा कि राज्य के ऐतिहासिक विकास के 6 चरण या अवस्थाएं हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखिए, वो 6 चरण कौन कौन से हैं। तो पहले चरण का नाम उन्होंने दिया आदिम साम्यवादी युग। ठीक है, पहले चरण का नाम उन्होंने दिया आदिम साम्यवादी युग, जिसमें राज्य का अस्तित्व था ही नहीं, इसलिए राज्य के कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, साम्यवादी युग का समाज शोषण विहीन, वर्ग विहीन और खुशहाल था। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या था स्टूडेंट? उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में दास युग की शुरुआत होती है और इसका कारण जमीन पर व्यक्ति विशेष का एक अधिकार यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म होता है। फिर उन्होंने बताया कि अब आता है तीसरा चरण, जिसमें सामंतवाद का आगमन होता है, जो शोषण पर आधारित कृषि अव्यवस्था थी। इसमें राज्य सामंतों के हाथ का खिलौना बनकर उन्हीं के हित से अपने को जोड़ लेता है। फिर बताया उन्होंने कि अब आया चौथा चरण। चौथे चरण में पूंजीवाद का आगमन होता है, जो सामंतवाद से भी घोर
शोषणकारी पद्धति पर आधारित एक कुव्यवस्था का नाम है। और पूंजीवादी राज अमीरों के हित में गरीबों के खिलाफ कार्य करता है। स्टूडेंट, 5वें चरण का नाम इन्होंने बताया समाजवाद, जिस दौर से राज्य अभी गुजर रहा है। समाजवादी राज्य का कार्य सर्वहारा के हित में होता है, लेकिन पूंजीवाद का भी अस्तित्व होता है। ये राज्य पूंजीवादी राज्य और नकारात्मक उदारवाद के खिलाफ मार्क्सवादी विचारधारा के लक्ष्य साम्यवाद के पहले चरण के रूप में आया है। स्टूडेंट, मार्क्सवादी राज के 5वें चरण समाजवाद के बाद राज्य के विकास की अवस्था, जिसे छठा और अंतिम चरण कहा जाएगा, वो क्या होगा? साम्यवाद। उन्होंने कहा कि साम्यवाद अभी आया नहीं है। मार्क्सवादी भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में ये आएगा। राज्य के विकास की साम्यवादी अवस्था में राज्य का पतन हो जाएगा। इसमें समाज का स्वरूप वर्ग विहीन, द्वेष विहीन होगा, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो इस तरीके से ऐतिहासिक भौतिकवाद के संबंध में परंपरागत मार्क्सवाद और आधुनिक मार्क्सवाद दोनों की धारणाओं में मोटे तौर पर समानता है। दोनों इस बात से सहमत है कि आज जो राज्य है वो एक खास विकास से आया है और राज्य के जो भी चरण सामने आते रहे हैं उसके मूल में प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन दोनों विचारधाराओं में फ़र्क इस बात को लेकर है कि परंपरागत मार्क्सवाद समाजवाद की अवस्था में राज्य को कमज़ोर करते हुए साम्यवाद की ओर जाने की वकालत करता है, जहां राज्य का अस्तित्व होगा ही नहीं, जबकि समसामयिक मार्क्सवाद को साम्यवाद की ओर जाने से रोककर समाजवादी अवस्था में ही रखना चाहता है और राज्य को कमज़ोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाना चाहता है। स्टूडेंट, हमने बात की द्वंदात्मक भौतिकवाद की, ऐतिहासिक भौतिकवाद की। अब अगला हमारा जो सिद्धांत है मार्क्स का, वो क्या है? वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष पे भी हम चर्चा करेंगे और वो भी विस्तार से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक भी पॉइंट आपको लूज़ ना होने दे, आपके कॉन्फिडेंस को आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, इसलिए हम बहुत विस्तार से आराम से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की। स्टूडेंट, मार्क्सवाद के द्वारा सामाजिक आधार पर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का समर्थन किया जाता है। मार्क्सवाद का मानना है कि समाज का आर्थिक ढांचा ही समाज की राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है। आर्थिक आधार पर मुख्यतः उत्पादन की शक्तियाँ या उत्पादन के संबंध शामिल होते हैं और इन्हीं संबंधों के आधार पर समाज का वर्ग विभाजन होता है। स्टूडेंट, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच संघर्ष ही मुख्य कारण बनता है। ऐतिहासिक विकास के पीछे समाज का विकास वर्गों के आपसी वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। मार्क्सवाद का मानना है कि समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित है और दोनों के हित अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों वर्ग मिल नहीं सकते, बल्कि इनके बीच हमेशा संघर्ष होता रहता है। चाहे संघर्ष का रूप प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, हिंसापूर्ण हो या अहिंसापूर्ण, समाज का एक वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक होता है जो शोषण करता है, उसे मार्क्सवाद बुजुर्गा का नाम देता है। दूसरा वर्ग मेहनतकश वर्ग होता है जिसका शोषण होता है और मार्क्सवाद उस वर्ग को सर्वहारा वर्ग का नाम देता है। स्टूडेंट, मार्क्सवाद का मानना है कि इतिहास के तमाम आंदोलन और क्रांतियों का अध्ययन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। आधुनिक पूंजीवाद समाज में वर्ग संघर्ष एकदम सीधा और स्पष्ट है। मजदूर और पूंजीपतियों के हित परस्पर इतने विरोधी हैं कि उनमें कोई मेल संभव ही नहीं है। वर्ग संघर्ष से क्रांति का जन्म होता है, जिसका फल ये होता है कि एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्गों के हाथ में आ जाती है। इस तरीके से वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसी से मार्क्सवाद का क्रांति संबंधी सिद्धांत जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इनके क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टूडेंट, ऐसे तो मार्क्सवाद के सभी सिद्धांत वैज्ञानिक ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मार्क्सवाद से क्रांति परिवर्तन
वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट, मार्क्स जिस क्रांति की बात करता है उसका संबंध कभी खूनी परिवर्तन से भी है तो कभी इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में शांतिपूर्ण परिवर्तन से भी है। हालांकि लेनिन और माओ त्से तुंग जैसे प्रयोगवादी मार्क्सवादियों के अनुसार शांतिपूर्ण पूंजीवादी कुव्यवस्था में परिवर्तन असंभव है। जिस पूंजीवादी कुव्यवस्था का उदाहरण इंग्लैंड और अमेरिकी व्यवस्था है, मार्क्स भी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन एकाएक हिंसक होना चाहिए, जिसे ही क्रांति का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, हालांकि क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में परंपरागत मार्क्सवादियों के विचारों में असमानता है, लेकिन मोटे तौर पर वो इस बात पर सहमत हैं कि पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए सर्वहारा वर्ग को तलवार उठानी होगी और पूंजीपतियों की गर्दन पर चलानी होगी, तभी जाकर क्रांति सफल हो सकती है और पूंजीवादी व्यवस्था में बदलाव होगा। समसामयिक मार्क्सवाद परंपरागत मार्क्सवाद से अलग होकर क्रांति और परिवर्तन संबंधी सिद्धांत प्रतिपादन करता है। स्टूडेंट, समसामयिक मार्क्सवाद का कहना है कि समाज में स्थायी और शांतिपूर्ण तरीके से लाया गया व्यापक परिवर्तन ही क्रांति है। तो स्पष्ट है कि समसामयिक मार्क्सवाद समसामयिक उदारवादी सिद्धांत की तरह ही लोकतांत्रिक परिवर्तन पर जोर देता है। अब हमने बात की क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की, तो अब हम ज़रूर बात करेंगे इनके अगले सिद्धांत की, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। ठीक है स्टूडेंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए मार्क्स ने ये प्रमाणित किया कि ये व्यवस्था शोषण से परिपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है। व्यक्तिगत लाभ के लिए वो सार्वजनिक व्यवस्था का उपयोग करता है, इसलिए इसका अंत तो होना एकदम से निश्चित है। स्टूडेंट, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपने काम करने की शक्ति को बेचता है और मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी करने की शक्ति से ज़्यादा काम करता है और अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स ने कहा कि किसी वस्तु का मूल्य मजदूर के श्रम पर आधारित होता है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा उत्पादन में लगे हुए मजदूरों को मजदूरी न देकर उनके काम के अनुपात में बहुत कम मजदूरी दिया जाता है, यानी कि हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है जबकि उसे परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त मूल्य है मजदूर के द्वारा प्राप्त मजदूरी और मजदूर द्वारा पैदा किए गए वास्तविक मूल्य का अंतर है। उदाहरण के तौर पर ये कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के निर्माण में अगर 100 रुपये की मजदूरी लगती है, लेकिन पूंजीपतियों द्वारा उसे 20 रुपये दिए जाते हैं, तो ये 80 रुपये अतिरिक्त मूल्य हुआ जिस पर मजदूरों का हक था, जिसे पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया गया। दूसरे रूप में अगर मजदूर 15 घंटा काम करता है तो पहले 7 घंटे में उसे अपने लिए काम किया और शेष 8 घंटे पूंजीपतियों के लिए बेकार करता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा मजदूरों का शोषण नहीं तो और क्या है। स्टूडेंट, पूंजीपति मजदूरों के इसी श्रम के आधार पर पूंजी के अपार संग्रह करते जाते हैं और समाज में पूंजी का असमान संग्रह हो जाता है। इसे एक तरफ पूंजीपति विशेष संपत्ति संग्रह की अति मनोवृत्ति से पीड़ित हो जाते हैं और दूसरी तरफ मजदूर वर्गों का इस तरह शोषण किया जाता है कि वो भी अलगाव से पीड़ित हो जाता है। तो इस तरीके से अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के संबंध में मार्क्सवाद के दोनों पक्ष समान दृष्टिकोण रखते हैं। दोनों ये मानते हैं कि किसी वस्तुओं की कीमत श्रम के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और उचित मजदूरी मजदूरों को मिलनी चाहिए, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा नहीं करता, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हमने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी आपको बताया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें रह गई, हमारी अलगाव का सिद्धांत। ये ज़रूर समझ लीजिए, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट, मार्क्स अपने वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादन के क्रम में अपने नैतिक विचार अलगाव पर भी व्यापक चर्चा करते हैं। मार्क्स के अलगाव संबंधी धारणा भी कम वैज्ञानिक नहीं है। मार्क्स के शब्द में अलगाव पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है। अलगाव स्वयं से, व्यक्ति से और समाज से मानसिक रूप से अलग होने का नाम है। इसमें एक मजदूर काम तो करता है, लेकिन मानसिक तौर पर काम से
अपने आप को जोड़ नहीं पाता। एक पूंजीपति सतही तौर पर कहने के लिए संपत्ति का मालिक होता है, लेकिन वास्तव में वो मानसिक तौर पर संपत्ति का गुलाम होता है। संपत्ति के लिए ही जीता है और संपत्ति के लिए ही मरता है। संपत्ति ही उसके लिए प्यारी है, अपना शरीर, परिवार या समाज नहीं। स्टूडेंट, संपत्ति का अस्तित्व उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का मस्तिष्क संपत्ति की चाकरी करता है। वो जीता है इसलिए कि धन संचय करे, ना कि धन का सही अर्थों में उपभोग करे। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति इसी संपत्ति के कारण समाज से अपने को अलग कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था में धन का उपयोग व्यक्ति के विनाश या अनैतिकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जैसे नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, अय्यासी। इस प्रकार सार रूप में अलगाव मार्क्सवादी धारणा है, जो व्यक्ति के मन का शरीर से अलग हो जाने, व्यक्ति का व्यक्ति से अलग हो जाने, व्यक्ति का समाज से अलग हो जाने की ओर इशारा करती है। स्टूडेंट, अलगाव संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत को मानवीय आधार पर विशेष रूप से समझा जा सकता है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि अलगाव की धारणा हीगल ने आदर्शवादी अर्थों में दी, लेकिन मार्क्स ने इसका एकदम से दूसरा अर्थ दिया और अपने शुरुआती रचनाओं में इसका उपयोग उन सामाजिक परिस्थितियों की आलोचना करने के लिए किया जिसकी वजह से ये मनुष्य एक सामाजिक विश्व का निर्माता बनने के बजाय एक प्राणहीन, क्रियाहीन, अमानव और खिलौना बन गया। वो अपने तत्व से अलग होकर मानव से अमानव बन गया। ये पूंजीवादी व्यवस्था की ही देन है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य के सिद्धांत की। तो राज्य के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत में तनाव देखने को मिलता है। इस तरीके से ये स्पष्ट है कि राज्य संबंधी सिद्धांत के मामले में मार्क्सवाद अपने स्पष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते। या हम ये भी कह सकते हैं कि मार्क्स जिस परंपरागत सिद्धांत के विरोध में अपने राज्य संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, उसकी धारणा के खिलाफ समसामयिक मार्क्सवाद तो है। खुद लेनिन तक भी मार्क्स के विचार को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। स्टूडेंट, मार्क्स राज्य को पूंजीवादी हथियार मानता है, जिसका काम पूंजीवादी व्यवस्था को किसी न किसी रूप में जिंदा रखना है, गरीबों की आवाज़ को दबाना है और पूंजीपतियों के पक्ष में हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है। मार्क्स के द्वारा राज्य की गरीब विरोधी, अमानवीय, पक्षपातपूर्ण, अनैतिक, दमनकारी, शोषणकारी स्वरूप के कारण ही विरोध की गई है और इसे खत्म करने की बात की गई है। स्टूडेंट, मार्क्स कहता है कि राज्य की संपत्ति से ही पूंजीवाद की समाप्ति होगी, जो तमाम बुराइयों का घर है। तो इस तरीके से समसामयिक मार्क्सवाद मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत से अलग धारणा रखता है। आधुनिक मार्क्सवाद के एक पक्ष विकासवादी समाजवादियों ने मार्क्स के विपरीत राज्य संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि राज्य का प्रयोग मजदूर वर्ग के लिए कल्याणकारी कानून बनाने और पूंजीवाद को नियंत्रित करके समाजवाद की स्थापना के लिए किया जा सकता है। राज्य के विलोप के स्थान पर इन लोगों ने समाज की स्थापना में राज्य की भूमिका को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इससे शेयर भी ज़रूर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा ले सकें। स्टूडेंट, हमारी ऑफलाइन क्लास है, मैं इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप घर बैठ के अपनी क्लास कर सकते हैं। स्पेशली मैं उन गर्ल्स से कहना चाहती हूँ जो हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं, जिनके पास टाइम की प्रॉब्लम है, जिनके आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, तो वो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।